siyasathindi.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया है। उसने कहा है कि डॉक्टर कफील अहमद की हिरासत गैर कानूनी है और उन पर जो एनएसए लगाया गया था वो भी गलत था और उनकी तुरंत रिहाई के आदेश दिए हैं। डॉक्टर कफील के बारे में आप जानते ही हैं कि वो गोरखपुर के हैं और उन्होंने वहां जब ऑक्सीजन के सिलेंडर न होने की वजह से बच्चे मर रहे थे तब आउट ऑफ द वे जाकर काम करने की कोशिश की थी। हालांकि फिर उनको फंसाया गया, जेल भेजा गया, बाद में वो छूट भी गए। इसके बाद वो बिहार में भी गए चमकी बुखार से ग्रस्त बच्चों के इलाज के लिए, और फिर बाद में जब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में आंदोलन शुरू हुआ तो वो उसमें भी सक्रिय हो गए। अब यही चीज उत्तर प्रदेश सरकार को चुभी होगी और उसने उनको भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाकर हिरासत में ले लिया और पिछले 6 महीने से वो हिरासत में थे और लगातार कोशिशें की जा रही थी उनको छुड़वाने की। अंततः उनकी मां की अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला आया है। बहुत फैसला है, इसके कई मायने हैं दरअसल, इसलिए इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। तो हमारे साथ 3 बहुत ही वरिष्ठ मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कर्णवाल साहब, हमारे साथ एसआर दारापुरी हैं, लखनऊ से जुड़े हैं। वो आप जानते हैं कि रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भी वो बहुत सक्रिय थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह भी हैं। आप तीनों का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले अनिल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि ये कोर्ट कचहरी वाला मामला है, तो थोड़ा आप जो फैसला आया है इसकी अहमियत पर रोशनी डालिए कि ये इतना अहम क्यों है कि एक उत्तर प्रदेश सरकार ने एक व्यक्ति को जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे उनको इतने समय तक हिरासत में रखा और अभी और रखने का इरादा था क्योंकि एनएसए की और मियाद बढ़ाने की तैयारी हो गई थी। तो ये ऐसे में ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है, आप क्या कहेंगे? सर देखिए, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आज का ये फैसला है ये अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए ज्यादा है कि जो जिस समय में जिन हालात में जो हमारी आज की जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें जिन हालात में ये निर्णय आया है, हमारे यहाँ जैसे ही ये निर्णय सवेरे मीडिया में जब आया तो हमारे मित्रों का, लीगल फ्रेटर्निटी का सबसे पहला रिएक्शन था, हाउ डिड हैपन, ऐसा कैसे हो गया कि एक हाई कोर्ट ने इतना बड़ा निर्णय दे दिया। इस राज्य में जब कोई अपनी एजेंसी काम नहीं कर रही है, कोई भी संवैधानिक संस्था काम नहीं कर रही है, एक हाई कोर्ट ने एक इतना बड़ा फैसला दे दिया, वो बड़े अचरज में थे यार। सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज मैं इसको इस तरीके से लेता हूं कि आज जबकि सुप्रीम कोर्ट को जो काम करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने उस तरीके के फैसले जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजन्स राइट्स के मामले में जो भी मामले हैं, जो फैसले सुप्रीम कोर्ट को दिखाने चाहिए थे वो उन्होंने पिछले कुछ समय में नहीं दिए हैं। कम से कम एक अगर कोई हाई कोर्ट इस तरीके का फैसला आता है, जैसे अभी पहले बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच से एक निर्णय आया, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट से बेंच से एक निर्णय आया, तो एक थोड़ा सा एक उम्मीद से लगनी शुरू हुई है कि कुछ हाई कोर्ट अभी भी जो लॉ बुक्स में लिखा हुआ है उसके हिसाब से चलने का कोशिश कर रहे हैं। और जो फाइंडिंग दी है हाई कोर्ट ने वो अपने आप में बहुत एक आम आदमी को सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि ये आज की जो सरकार है वो किस तरीके से नागरिकों का जो भी आवाज उठाने की कोशिश करता है उन पर जो भी एनएसए जैसे कानून लगा करके उनकी आवाज बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, दारापुरी साहब, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा कि जो हाई कोर्ट का फैसला आया है और हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश भर में वैसे तो हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में खास तौर पर कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जिन्होंने भी सक्रियता दिखाई है, जिन्होंने भी आंदोलन में हिस्सेदारी की है, उनको तरह तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, उन पर मुकदमे फर्जी लादे गए, उनको जेल भेजा गया, उनको मारा पीटा गया। तो ऐसे में एक ये महत्वपूर्ण फैसला आया, जैसा अभी अनिल जी ने भी बताया। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में?
देखिए ऐसा है कि ये जो फैसला है ये अपने आप में ऐतिहासिक है और बहुत स्वागत योग्य है। ये आम आदमी का इसमें विश्वास पुख्ता करता है कि अभी भी हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था है जो काम कर रही है। वो काम करी, सब जगह नहीं कर रही। इसमें कम से कम इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में तो मैं कहना चाहूंगा कि इससे पहले जो उत्तर प्रदेश सरकार ने हम लोगों की जो होर्डिंग्स लगाई थी, वो नेम एंड शेम वाले मामले में इसको CANRC वाले को लेके, तो उसमें भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लेके और उसमें जो फैसला दिया था वो भी एकदम ऐतिहासिक था। और उसमें भी उन्होंने सरकार को कहा था कि आप किस कानून के अंतर्गत आपने ये सब किया है, और सरकार के पास कोई जवाब, और उनको हटाने का आदेश दिया था। सरकार के पास ये दिखाने के लिए कोई कानून नहीं था कि ऐसा कोई कानून है जो इनको इजाजत देता हो किसी के इस प्रकार से पोस्टर लगाने का। तो पर वहां आप सरकार की दादागिरी देखिए कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, वहां पर उन्होंने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश था हटाने का, उसके खिलाफ तो कोई स्टे नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि ये जो लगाने की पावर है ये मुद्दा बड़ा है, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े बेंच को रेफर कर दिया। अब ये सबसे पहले तो ये बात होनी चाहिए थी तो जो इलीगल एक्ट हुआ है दैट शुड हैव बीन स्टक डाउन। और अच्छा, चालाकी से उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको चैलेंज ही नहीं किया था हटाने वाले पॉइंट को, केवल जो लगाने वाला जो पॉइंट था, जो लीगलिटी, उसको चैलेंज किया था। तो उस मामले में भी उसने उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया हटाने वाला। वो पोस्टर आज भी लगे हुए हैं, वो फट गए हैं, वो एक अलग बात है, पर वो पोस्टर आज भी लगे हुए हैं। इसे आप अंदाजा लगाइए उत्तर प्रदेश सरकार कितनी तानाशाह है और कितना गैर कानूनी काम कर रही है। कफील वाले मामले में भी जो निर्णय है वो भी उन्होंने एकदम स्पष्ट कहा है कि ये टोटली अवैधानिक है, इलीगल है, और ये डॉक्टर कफील की जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है उसके राइट का खुला उल्लंघन है, और उन्होंने उनको तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। अब उसके आगे लेटेस्ट में आपको बताऊं, मुझे जो फीडबैक थोड़ा मिला है कि वो आदेश लेके जब अलीगढ़ गए हैं, पहले जेल पे गए, उसमें मथुरा गए, सॉरी मथुरा गए, तो उन्होंने कहा कि ये हमें डीएम के थ्रू आना चाहिए, और डीएम साहब जो है उस आदेश को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। थोड़े समय पहले का जो मुझे फीडबैक मिला, उनको लेने से इनकार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर राज्य जो है, मैं तो ये बुनियादी सवाल उठाता हूँ, अगर राज्य खुद कानून का अनुपालन नहीं करता तो वो नागरिकों से कानून का अनुपालन करने की अपेक्षा कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है? तो उत्तर प्रदेश में पूरी तानाशाही है और देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। और यहाँ कफील तो एक है, जहां मैं बता दूं हजारों की संख्या में एनएसए में लोग बंद है। जो फर्जी इनकाउंटर हो रहे वो अलग है, हम इस पर आते हैं, मैं एनएसए की बात करता हूँ, हम इस पर हजारों की आते संख्या में, इस पर अभी आते हैं। शीतल जी, ये जो पूरा मामला था कफील का, हम थोड़ा सा अपने दर्शकों को और समझा कर बताना चाहेंगे कि जो फैसला आया है उसमें क्या कहा गया है। उसमें बिल्कुल जो आरोप लगाया गया है उसके ठीक उलट उसने कहा है। आरोप ये लगाया गया कि उन्होंने भड़काने वाला भाषण दिया। हाईकोर्ट कह रहा है कि ये एकता और अखंडता को बढ़ावा देने वाला भाषण है। तो इतना विरोधाभास है, आप देखिए कि किस तरह से दुरुपयोग किया गया होगा, वहां के डीएम को किस तरह से दबाव में लिया गया होगा, किस तरह से उसको मैनिपुलेट किया गया है। थोड़ा इस पर क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के सरकार प्रशासन और इस तरह से, इस तरह के मामलों में जो काम हो रहा है उस पर रोशनी डाली जरा। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी है, सबसे पहले तो जो मुख्यमंत्री जी खुद हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर जो मुकदमे थे जिसमें कत्ल तक का मुकदमा था, उनको हटा दिया। कुछ उनके और जो संगठन में लोग थे, उनके मंत्रिमंडल में बहुत सारे लोग थे जिनको वो चाहते थे, जो भले ही उनके संगठन या मंत्रिमंडल में नहीं थे, लेकिन जिनको वो पसंद करते हैं जाति या दूसरे कारणों से, उनके ऊपर मुकदमे हटा दिए। इसके बाद जो इस तरह के लोकतांत्रिक कामों में लोग लगे हुए हैं, जैसे दारापुरी साहब हैं और बहुत सारे अन्य लोग हैं, जिनका इस पूरे मामले में जो उन पर आरोप लगाए गए कोई दोष नहीं था, उनके साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया, गैर कानूनी व्यवहार किया गया, उन लोगों को पकड़ के काफी समय तक निरुद्ध किया गया। वो हाई कोर्ट और दूसरी जगहों पर जाके वो रेमेडी ला सके, फिर उनको
परेशान और बदनाम करने के लिए उनके पोस्टर लगाए गए, उनके घरों पर रोज एसडीएम कुर्की करने पहुंचता है, कई जगह से खबरें आती रहती हैं, आप सुनते हैं। ये ऐसा हो रहा है जैसा अंग्रेजों के जमाने में शायद हुआ हो, उस समय हम लोगों ने पढ़ा है, देखा तो नहीं है, लेकिन ये उससे कम कहीं से नहीं है, बल्कि कई बार ज्यादा लगता है। और इसलिए भी ज्यादा लगता है कि अभी हमारे दिमाग में भ्रम है कि हम लोकतंत्र में हैं और हमने इतने दिन उसको प्रैक्टिस किया है। हम ये समझते हैं कि हमारे यहाँ कोर्ट्स हैं, हम ये समझते हैं कि कोर्ट्स के फैसलों का आदर है। हम पाक कुछ दूसरी चीजें रहे हैं, हम पा एक षड्यंत्रकारी सी व्यवस्था देख रहे हैं कि जैसे हाई कोर्ट का ऑर्डर अभी दारापुरी साहब ने बताया पोस्टर लगाने के मामले में, वो ऑर्डर अभी स्टैंड करता है। वो सुप्रीम कोर्ट में एक टेक्निकल रास्ते से उसको उन्होंने चैलेंज किया और बिना स्टे मिले उनका खंडन कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर कफील के मामले में भी पहले बेल मिल चुकी थी उनको और 4 तक को लटका के रखा गया और फिर एनएसए थोप दिया गया और फिर उनको रखा गया। मतलब नहीं छोड़ना है। तो जैसे हमने दिल्ली में देख रहे हैं, दिल्ली में भी कमोबेश यही हालत है कि आप जिनको नहीं छोड़ना चाहते वो अभी अदालत से जमानत लेके निकले हैं और उन पर फिर एक मुकदमा ठोक कर आपने फिर उनको अंदर कर दिया। कफील का मामला अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया था, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इनके नाम का उल्लेख है। इसके बावजूद इस सरकार में शर्म नहीं है कि इस तरह के मामलों को इस तरह से न डील किया जाए। तो क्या स्थिति, इसको किस तरह से बयान किया जाए कि आप जैसा अभी दारापुरी साहब ने कहा, हम कानून को नहीं मानते, हम संविधान को नहीं मानते, हम तो हमारा राज है, क्या यही है? शीतल जी। अच्छा, मुझसे पूछा? बिल्कुल, इसमें ऐसा ही लग रहा है कि मतलब हम तानाशाही का 21वीं सदी में एक ऐसा स्वरूप देख रहे हैं जो हमारी कल्पनाओं से परे है, हमारी समझ से परे है, हमारी आदतों से परे है। और ये तो आप अपराध कह सकते हैं। ये एक मतलब हमारे कानून में ये जब नहीं लिखा हुआ है, हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है, हमारी परंपरा में ये नहीं है, तो ये एक अपराध है जो समाज के खिलाफ हो रहा है। लेकिन ये खुलेआम किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है कि बहुत से मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर इसको उतनी गंभीरता से नहीं समझा और बूझा और उस पर एक्ट अपॉन किया जा रहा है जैसा कि ये मामला है। अनिल जी, अब देखिए कि अर्णब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर होती हैं और सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे के अंदर उसकी सुनवाई भी कर देता है, राहत भी दे देता है। और उधर डॉक्टर कफील की मां सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है बहुत ही बिल्कुल जेन्युइन किसके मामले के लिए, और उनको कह दिया जाता है कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए। ये एक हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं जो न्याय पर हमारे विश्वास को कमजोर करती है। लेकिन अगर इस फैसले को लें, इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले फैसले को, तो क्या लगता है आपको कि क्या एक ये नजीर बनने वाली है इस तरह से जो कानून का दुरुपयोग करके देश भर में लोगों को परेशान किया जा रहा है, क्या ये दूसरी जगह भी इस तरह से इसका हवाला देते हुए कोर्ट कार्रवाई कर सकते हैं? वहां अखिल गोगोई असम में इसी यूपीए और इस तरह के कानून के जम्मू कश्मीर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के जरिए परेशान किए जा रहे हैं। तो अलग अलग जगह इस तरह से हो रहा है, क्या ये चैलेंज होंगे अब इस आधार पर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी मैं आपसे पहले दारापुरी साहब को मैं सुन रहा था तो उन्होंने अभी जो बताया कि आज भी इनके आदेश को लेकर के इसके अनुपालन के लिए अभी भी वहां पर जो मथुरा के जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो इसको ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने से कुछ ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। ये बिल्कुल वही है जो इसमें हुआ एग्जैक्टली। जो भी आपने कहा कि जब कफील अहमद को सीजीएम ने 10 फरवरी को जमानत दे दी थी, उस 10 फरवरी के ऑर्डर का इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और सीजीएम को फिर 13 फरवरी 2020 में बाकायदा लिखना पड़ा, स्पेशल मैसेंजर भेज करके जेल सुप्रिटेंडेंट के पास भेजना पड़ा कि आप इनको रिहा क्यों नहीं करते हैं, जब हमने इनको रिहाई के ऑर्डर दे दिए हैं। 10 फरवरी का रिहाई का ऑर्डर सीजीएम फिर से उनको 13 फरवरी को स्पेशल मैसेंजर भेज करके जेल में रिहाई के ऑर्डर के लिए उनको रिहाई के लिए आदेश करता है और उसको भी ऑर्डर को जेल सुपरिटेंडेंट रिसीव नहीं करते हैं। ये दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग इन द ऑर्डर शीट।
वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, और उसको इम्प्लीमेंट ना करके 13 तारीख को बाद की डेट में उन्होंने NSA इन्वोक करके इनको फिर से रखा। तो ये सारी चीजें यही दिखाती हैं कि ये किस तरीके से हर कोई, जो भी शख्स सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है, उसका गला किस तरीके से दबाना है, वो ये उसी काम में लगे हुए हैं। जी मेरा अनिल साहब, मेरा सवाल ये था कि क्या इसका क्या असर पड़ेगा दूसरे इस तरह के मामलों पर, दूसरे भाई देखिए, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि धीरे धीरे कोर्ट को खुलना पड़ेगा। जैसे अभी आप देखो, दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस मुरलीधर ने एक ऑर्डर पास किया, आधी रात को उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। अभी ये कोशिश कर, जब भी कोई कोर्ट खुलने की कोशिश करती है, उनके साथ आप देखो क्या क्या होता है। अब गुजरात के पारदीवाला साहब ने, जब उन्होंने एक गुजरात के अंदर जो मेडिकल जो फैसिलिटी जो उनको नहीं मिल पा रही थी कोविड के बाबत में, उनका रोस्टर चेंज कर दिया जाता है। ऐसे ही जो है ताहली रमानी साहब, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है मद्रास हाई कोर्ट से, उनका मेघालय हाई कोर्ट में अल्टीमेटली वो रिजाइन कर देती हैं। तो दिक्कत ये है कि अब जैसे यहाँ पर भी अभी उठने लगी है कि भाई अब, हालांकि आजकल तो यह भी डरने लगने लगा है कि भाई कोई अगर कोई जुडिशरी के खिलाफ बोलता है तो भाई कंटेम्प्ट की पावर हम आपको दिखा देंगे। अभी यहाँ पर यह भी उठने लगा कि भाई जस्टिस गोविंद माथुर साहब को कहाँ भेजेंगे, अब ये ट्रांसफर तो नहीं कर देंगे इनका, जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई गवर्नमेंट के खिलाफ आदेश देने के लिए। अभी देखना है। लेकिन ये बिल्कुल आपने जो कहा, हर हाई कोर्ट अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। कोई भी हाई कोर्ट ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है। उसको अपने अधिकार जो उनको मिले हैं, उनको उनके अधिकार को क्षेत्र करके उनको बिल्कुल अपनी स्पाइन दिखा करके अपना आदेश देना चाहिए। जो लॉ बुक्स में लिखा है वही लिखना चाहिए, तभी एक न्यायिक। जी हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भले ही कई मामलों में निराश किया और सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन कई हाई कोर्ट के फैसले लगातार इस तरह के आ रहे हैं। जैसा अभी दारापुरी ने कहा कि हमारी न्याय व्यवस्था में थोड़ा विश्वास को बनाए रखना। विश्वास, बिल्कुल जी बिल्कुल। दारापुरी साहब, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अभी उत्तर प्रदेश के पूरे माहौल का जिक्र किया, और अब उस माहौल में इस तरह का एक फैसला आता है, तो उस माहौल पर और उस माहौल से परेशान होने वालों पर, उनके हौसलों पर कितना असर पड़ता है और क्या उम्मीद पैदा होती है इससे? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के जो फैसले हैं उससे उन लोगों का हौसला बुलंद होता है जो सरकार की तानाशाही के खिलाफ, गैर कानूनी कामों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये मैं आपको इसी कोविड दौर के ही 2-3 उदाहरण देता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार कितनी तानाशाही से काम कर रही है। उन्होंने ऑर्डिनेंस द्वारा ये जो लेबर लॉ है उसको अमेंड करके 8 घंटे के 12 घंटे कर दिए। और दूसरा एक आदेश ये कर दिया कि कोई भी सरकारी हॉस्पिटल और गैर सरकारी हॉस्पिटल ओपीडी रन नहीं करेगा, वो केवल कोरोना के वो केसेस करेंगे। हम लोगों ने, हमारी पार्टी है, फिर हमारा संगठन है, हमने वर्कर फ्रंट की तरफ से जो लेबर लॉ में 8 घंटे के 12 घंटे किए थे, वो उसको हमने PIL के थ्रू चैलेंज किया। और वहां हमारा प्ली ये था कि राज्य सरकार को ऐसा कोई ऑर्डर पास करने का उसकी पावर नहीं है। तो वही हाई कोर्ट ने जब पूछा तो देयर वाज नो लॉ जो कि ऑथराइज करता हो स्टेट को इस प्रकार से लेबर लॉ को अमेंड करने का, क्योंकि लेबर लॉ तो सेंट्रल लॉ है। तो जब हाई कोर्ट ने पूछा तो उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत उसको वापस लेके फिर 12 घंटे के 8 घंटे कर दिया। और दूसरा जो हम लोगों ने चैलेंज किया ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट की तरफ से मेरे थ्रू, उसमें हमने ओपीडी की नॉन फंक्शनिंग पे इन्होंने जो उसके बारे में आदेश जारी किया था, उसमें भी हमारा ये कहना था कि ऐसा कोई लॉ नहीं है जो राज्य को ऑथराइज करता हो ओपीडी बंद कर देने का, प्राइवेट हॉस्पिटल का, सरकारी हॉस्पिटल का। वहां जब ये सवाल पूछा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, तो भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, चुपके से उन्होंने उसको वापस ले लिया। तो ये मैं बताऊं कि इससे हम लोगों का, जो हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग का हौसला काफी बुलंद हुआ है। इसके बाद भी हम लोगों ने कई PIL की है और PIL करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अगर हाई कोर्ट इसी प्रकार से कानून का राज जो है और जो न्याय व्यवस्था है उसकी जो फंक्शनिंग है उसको एज पर लॉ, एज पर जो है जो उनसे अपेक्षित है वो करेंगी, तो इससे सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ लड़ने वाले, गैर कानूनी कामों के खिलाफ लड़ने वाले लोग जो है
उनका हौसला बुलंद होगा और वो सरकार का सामना कर सके। जी, मेरा इस बहस का अंतिम सवाल शीतल सिंह जी आपसे है, और सवाल ये कि जो भी आपने पिछले 3 सालों में इस सरकार का रवैया देखा है और इस तरह के झटकों के बाद वो जिस तरह से रिएक्ट करती रही है, क्या आपको लगता है कि टेढ़ी पूंछ सीधी होने वाली है इसकी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे कि वो अभी, जैसा दारापुरी साहब ने इन्फॉर्म भी किया, डीएम किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे अभी भी कि इस आदेश को भी कैसे वो स्कटल करें। मैं कार्यक्रम से पहले पूछ ही रहा था वकील साहब से इसीलिए, और समझना चाह रहा था कि कानून में क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है। लेकिन आप देखेंगे कि जो हम लोग उम्मीद भी नहीं करते ऐसी कुछ घटनाएं हो सकती हो, और मतलब ये कल्पना से परे है, लेकिन ऐसा कुछ ही हो रहा है, जो सारी चीजें हो रही हैं कि इस तरह से जैसे पोस्टर आप लोगों के लगाए गए थे दारापुरी साहब वगैरह के, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा अंग्रेजों ने भी किया होगा, और इस बेशर्मी से किया होगा, और इस बेशर्मी से हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद उसकी अवहेलना हो रही होगी। तो जो चीजें हो रही हैं वो समझदारी से परे हैं, कानून और न्याय की सामान्य समझ से परे हैं, हमारी आदतों से परे हैं, लोकतांत्रिक आदतें जो हमें पड़ी हुई हैं उससे परे हैं। और इस पर तो भाई ये अनफॉर्चुनेट है कि इस पर अभी कोई देश में अवेकनिंग जैसी चीज हमारे सामने नहीं है। लेकिन जिन लोगों को कानून कायदा पता है, जैसे हमारी बार एसोसिएशंस हैं, हमारे रिटायर्ड लोग तो बोलते ही रहते हैं, जजेस बहुत बोले हैं इस दौरान, एक लोकतांत्रिक समाज बोलने तो लगा है, लेकिन अब इस स्वर को बड़ा करना होगा, वरना चीजें बहुत बिगड़ जाएंगी। जी, चूंकि आपने शीतल जी एक प्रश्न उठा दिया, इसलिए मैं चाहूंगा कि अनिल जी से वो पूछ लिया जाए, वो रह गया है। और प्रश्न ये है कि क्या कोई रास्ता अभी उत्तर प्रदेश सरकार इस रिहाई को रोकने के लिए उठा सकती है? उसके पास है कोई रास्ता कि अब डॉक्टर कफील को हम रिहा नहीं करना चाहते हैं, तो कोई ऐसा तरीका वो अपना सकती है, आजमा सकती है? देखिए, जो आज का जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है, उसमें ऑर्डर के ऑपरेटिव पार्ट में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि ही शुड बी रिलीज फोर्थविथ। फोर्थविथ का मतलब फोर्थविथ होता है। इवन 1 घंटे की कस्टडी, 1 घंटे, कुछ समय की भी, कुछ मिनटों की कस्टडी भी इलीगल है। अब अगर आपको उसको रोकने के लिए, उसको ऑर्डर को इम्प्लीमेंट ना करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करें और एक स्टे लें उस 5 तक। अगर वो नहीं मिलता है, उन्हें कल सवेरे तक नहीं मिलता है, आज रात तक नहीं मिलता है, तो वो उसका इलीगल ऑर्डर जो है, वो उस ऑर्डर को जो है वो इम्प्लीमेंट करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता उनके पास बिल्कुल नहीं। जी, आपने पूरा आदेश पढ़ा होगा, क्या उसमें ऐसी गुंजाइश है कि उत्तर प्रदेश सरकार हिम्मत करे सुप्रीम कोर्ट में जाने की? उसमें कुछ ऐसा उसको आधार मिल सकता है? नहीं तो वहां भी उसकी जगह। अगर मैं स्टेट ऑफ यूपी का लॉ ऑफिसर होता तो मैं उसको एडवाइस देता कि इट इज नॉट ए केस टू फाइल एन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, उसमें जो फैक्ट्स उसमें लिखे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज स्ट्रिक्चर अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट। जी, दारापुरी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मुझे ये खतरा लगता है, ऐसे वो नेम एंड शेम होर्डिंग्स के मामले में, उसमें भी फोर्थविथ वर्डिंग लिखा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था इनको तुरंत हटाइए और फला डेट तक हमें कंप्लायंस रिपोर्ट दीजिए। उसमें भी राज्य सरकार ने उनको नहीं हटाया था। इसमें भी राज्य सरकार इस प्रकार का दुस्साहस कर सकती है कि उसको तुरंत रिहा ना करे, क्योंकि ये बिल्कुल सारा सत्ता के नशे में अंधे होके चल रहे हैं। इनको कुछ नहीं सूझ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस इनको अपनी सत्ता और अपना जो स्टेट की पावर है वो दिखाई दे रही है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। तो ये अगर इसमें भी इनको तुरंत रिहा नहीं किया जाता तो मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, हमारी न्याय व्यवस्था के लिए की बहुत बड़ी चुनौती। जी, तो जिस तरह की ट्रेनिंग से ये सरकार और ये मुख्यमंत्री आए हैं, उनसे अपेक्षा तो नहीं की जाती है कि वो इस मामले को इसी तरह से लेंगे और आगे आने वाले समय में इस तरह से व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए, और अगर वो इस तरह से करते हैं तो जाहिर है कि उसका प्रतिरोध भी उस पैमाने पर बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस बहुत ही शानदार चर्चा के लिए, और इस पूरे फैसले को तोड़कर हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए कि इसकी जो अहमियत है वो क्यों है, और इसके जो
असर आने वाले दिनों में दिख सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।